हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हाँ, मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये फर्स्ट पेपर है, बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम देख रहे हैं फ्रांस के संविधान को लेकर। तो इससे पहले वाला जो अपना पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का जो संविधान वो कैसे बना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं फ्रांस के संविधान की विशेषताएँ। तो आपको पता होगा, मैंने पहले टाइटल में लिखा है पंचम गणतंत्र। तो पंचम गणतंत्र क्यों कहेंगे, तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके संविधान को बनाने की जो शुरुआत हुई थी, तो इस तरह से बार बार संविधान बनाना पड़ा। तो प्रथम गणतंत्र संविधान में कुछ व्यवस्थाएं थी जिसको बदल दिया गया, और फिर सेकंड गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना यानी दूसरी बार संविधान बना, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ थी। या कह देखिए कि कुलीन तंत्र, वहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्थाओं को गणतंत्र के द्वारा मिला जुला नहीं माना गया। तो ये जो व्यवस्था की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अंततः हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस में पांचवी बार जो गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी पांचवी बार जो संविधान बना, वो अब स्थायी है। इस तरह से ये जो संविधान है, तो आपको ध्यान रखना कि पंचम गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1958 से ये पंचम गणतंत्र का जो संविधान है वो लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो इस संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, दी गॉल। कौन है दी गॉल? ये विद्वान है, मतलब वहाँ के, जिन्होंने ये कार्य संपन्न किया था। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि इस संविधान को अंगीकृत करके, यानी इस संविधान को फ्रांस के लोग स्वीकार करके एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान करेंगे। यानी ये संविधान आने वाले समय में फ्रांस का उज्जवल भविष्य तय करेगा। तो इस तरह से जो संविधान है वो पंचम यानी पांचवा जो रूप है वो गणतंत्र का रूप है यहाँ पे। तो इस संविधान की जो कह सकते हैं कि लागू होने की जो डेट है वो ध्यान रखेंगे, 4 सितंबर 1958, ताकि एग्जाम में जब आए तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम बात करें, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फ्रांस की इस पंचम गणतंत्र की स्थापना करी गई, जिसके लिए मैं आपको विस्तार से आगे बता ही दिया इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं की। पंचम गणतंत्र संविधान की, जैसे भारत के संविधान की विशेषता होती है, तो इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। बिल्कुल आपको पता होगा, जैसे भारत के संविधान का इंट्रो कहें या भारत के संविधान का परिचय कहें तो प्रस्तावना होती है, वहाँ से शुरुआत होता है। तो वैसे ही फ्रांस के संविधान में भी एक प्रस्तावना का जिक्र किया है। तो इसको लेकर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। तो संविधान के अंतर्गत हम देखें तो प्रस्तावना का आदर्श रूप में शामिल किया गया है। संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा के बजाय नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना के प्रारंभ में मैं आपको बता देता हूँ, 1789 की जो क्रांति हुई थी, जो एक बदलाव हुआ था, उसके लिए वर्णन किया गया है। यानी बात यहाँ पे आती है कि प्रस्तावना के प्रारंभ में 1789 की मानवीय अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण याद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको मैंने पहले ही बताया कि 1789 में क्रांति हुई थी, क्योंकि काफ़ी बदलाव के बाद आज हम पांचवा गणतंत्र की बात को देख रहे हैं। तो इस समय जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई और उस समय जो नागरिकों को जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार की झलक, गौरवमय याद को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें हम और डीप से जाएँ तो देखें तो आपको बता दूंगा कि 1946 का, इससे पहला जो संविधान था वो 1946 का था। तो 1946 के संविधान की भांति ही प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और साथ ही अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर करेगा। अंततः 1940 के संविधान की तरह ही समुद्र पार के प्रदेशों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रांस की प्रस्तावना में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसके लक्ष्य को परिलक्षित करती है। अब बात करें दूसरा, फ्रांस के संविधान की दूसरी क्या विशेषता है जो हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में संविधान से संबंधित काफ़ी प्रश्न आएंगे। तो हम अगर किसी संविधान की विशेषता को समझ लेते हैं ना, तो इसका मतलब हमने संविधान को काफ़ी हद तक जान लिया है। क्योंकि कभी आपको पता होगा, हम अगर फलाने व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे फलाना नाम है, तो उसको अगर हम समझते हैं तभी तो उसकी विशेषताओं को जानते हैं। तो इसलिए हम ये विशेषता पढ़ रहे हैं, हम संविधान को जान के। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से ये व्यवस्था बनी, संविधान कैसे बना, तो इससे पहला वाला वीडियो देखें ताकि आपको पता लगेगा ये वीडियो क्या कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो सेकंड विशेषता को देखें तो फ्रांस का जो संविधान है वो संकट काल का शिशु है। संकट काल का शिशु, तो इसको मैं बताना चाहूँगा संकट काल का क्यों, मतलब
1946 के समय एक ऐसा माहौल बना था कि यहाँ के संविधान को स्थायित्व देना मुश्किल हो गया था, वो संविधान चल नहीं पा रहा था इससे पहला वाला। तो एक तरह से बदलाव और कहते हैं ना इमरजेंसी हुई, तो एक बहुत ही ज़्यादा संकटकालीन दौर आया उस समय। उस संकटकालीन दौर की उपज है वर्तमान संविधान। यानी फ्रांस में संकट काल आया और इस संकट काल में जो समस्याएं हुई, जो देश को चलाने को लेकर जो आपत्तियां, जो कठिनाइयां महसूस हुई, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले संविधान को बदल करके नए संविधान को बनाया। तो हम कहेंगे जो वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र की जो शुरुआत हुई है, उसका जो नया रूप हमारे सामने है वो संकट काल के दौरान हुआ है एक रूप है, यानी कहते हैं इमरजेंसी में पैदा हुआ एक बच्चा है ये। तो इस तरह से पंचम गणतंत्र में काफ़ी चीज़ें निचोड़ के आई है। क्यों आई है? क्योंकि आपको पहले ही बता देता हूँ कि 5वां संविधान है, तो इस तरह से इससे पहले वाले जो संविधान थे उसकी कमियों को दूर करते हुए ये एक अच्छा संविधान सामने आया है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। हम दूसरी बात करें, इसमें ज़्यादा लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है जो चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का, बिना संविधान परिषद का संविधान, बिना संविधान परिषद का संविधान। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी विशेषता तो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी, यानी एक संविधान परिषद की स्थापना हुई थी, तो उसने वो संविधान बनाया है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो जो पंचम गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में हुई है, तो इस पंचम गणतंत्र की स्थापना की बात करें तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके संविधान को बनाने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बनाई थी, कोई परिषद नहीं बनाई थी। संविधान निर्मित है, बिल्कुल निर्मित है, लेकिन संविधान को बनाने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के दौरान दी गॉल के नेतृत्व में, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि इसका निर्माण, इस पंचम गणतंत्र का निर्माण है वो दी गॉल के मंत्रिमंडल ने, दी गॉल एवं मंत्रिमंडल ने मिलकर बनाया था। तो दी गॉल जो विद्वान है उसके साथ उसके 39 मंत्री शामिल थे। कितने मंत्री शामिल थे उस मंत्रिमंडल में? 39। तो इसने मिलकर उस समय की इमरजेंसी को निपटने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था करी थी। तो अब ये पहले से मंत्रिमंडल था, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे संविधान परिषद नहीं थी, क्योंकि एक तो उद्देश्य होता है कि हमें संविधान बनाते एक संविधान सभा बना लेते हैं, फिर वो संविधान बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो मंत्रिपरिषद थी और दी गॉल के नेतृत्व में व्यवस्था चल रही थी। तो उन्होंने उस समय की इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए एक संविधान, नए संविधान को बनाने का प्रस्ताव रखा, एक संविधान बनाने की तरह के कार्य किया, तो एक संविधान बना। तो इस तरह से कहेंगे निर्मित संविधान तो है, लेकिन बिना संविधान परिषद का यह संविधान कहलाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दी गॉल, यहाँ पे इसको ये नाम दिया दी गॉल। तो हम ध्यान रखना, प्रश्न ये भी आ सकता है कि दी गॉल संविधान किसे कहते हैं? दी गॉल संविधान किसे कहते हैं? तो फ्रांस का जो पंच गणतंत्र संविधान है वो दी गॉल संविधान का रूप ही है, क्योंकि उसके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में ये संविधान बना है। नेक्स्ट बात आती है 4 नंबर की, तो ये लिखित संविधान है। बिल्कुल लिखित संविधान के बारे में तो आपसे सबको समझ में आ गया होगा। वह संविधान जो कोई परंपराओं से नहीं बना हुआ, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान कोई निश्चित समय पर लिखा हुआ नहीं था, वे पुरानी परंपराओं को धीरे धीरे अपनाते गए, नई परंपराओं में बदलाव के साथ अपनाते गए, तो वो संविधान का रूप हो गया। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको आज में बदलाव के तौर पे अपनाया, वो चीज़ें आगे वाले पीढ़ी ने भी अपनाई, तो वो एक परंपरा बन गई थी। लेकिन लिखित संविधान होता है वो निर्मित होता है, जिसको निर्मित रूप में क्या है, लिखित रूप में, जिसको एक लिपिबद्ध दस्तावेज में परिणित किया जाता है। एक दस्तावेज में होता है जिसमें संविधान की धाराएं, संविधान से जुड़ी मूल्य व्यवस्थाएं सब लिखी होती है। तो ये लिखित संविधान है, यानी हम कहेंगे लिखित संविधान को हम कहते हैं एक लेख है या प्रलेख है, जिसमें संविधान से जुड़े हुए प्रावधान वगैरह सब लिखे हुए। तो अब आप पूछ सकते हैं कि फ्रांस के संविधान में क्या अनुच्छेद, कितनी धारा वगैरह है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत एक तो प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर ऐसे हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत 95 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 95 धाराएं हैं इसके संविधान में, फ्रांस के गणतंत्र, पंचम गणतंत्र के अंतर्गत।
और इस तरह से इस संविधान को 15 अध्याय में बांटा गया। कितना अध्याय में बांटा गया है? 15 अध्यायों में बांटा गया है। तो अब ये आपके सामने पता लग गया है कि ये बुक की तरह है जो ये लिखित संविधान है जिसको बनाया है। तो इस कारण यह संविधान पर्याप्त संक्षिप्त है। 1946 के संविधान में तो छोटा था, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है ये संविधान, हम कह सकते हैं। तो इस संविधान को हम कहेंगे ये लिखित संविधान है जो एक लिखित प्रलेख के रूप में मौजूद है। इस संविधान की 5वीं विशेषताओं को गौर से देखें तो आपको पता लगेगा, इस संविधान को अगर समझाएं तो ये संविधान कठोर संविधान है। क्या है? एक चीज़ आपको बता देते हैं कि संविधान कठोर क्यों होते हैं। कठोर का मतलब वो ज़्यादा हार्ड कागज से बना है, या कि ज़्यादा बहुत मुश्किल है जो खोलना पड़ता है, या मतलब कागज है वो बहुत ही कठोर है। संविधान कठोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपको पता होगा। संविधान कठोर क्यों होता है? क्योंकि संविधान को बदलाव करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो कैसा है। नॉर्मली अगर बात करें कि संविधान में बदलाव करने के लिए अगर हम तरीका अपनाते हैं, जैसे एज ए कानून बनाते हैं, जैसे हमने कानून बनाया, अगर वैसे ही हमें संविधान को बदल लेते हैं तो वो संविधान लचीला होता है। जैसे मान लीजिए 2 सदन है, 2 सदनों के बहुमत पारित, 2 सदनों के बीच प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को बहुमत के द्वारा पास कर दिया, यानी 100 में से 51 लोग राजी है तो पास कर दिया, उस संविधान में बदलाव हो गया। वो तो होता ही संविधान। लेकिन एक बात करें कि 2 सदन है अलग अलग, जैसे हम बात करें लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही अगर वहाँ के 2 सदन की बात करें तो उसमें कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। यानी मान लीजिए कि 6 सदस्य, तो 6 में से 4 सदस्य अगर हाँ भरे तब संविधान पास होगा। तो ऐसा मुश्किल होता है कि लगभग 75% या उससे भी ज़्यादा लोग, उस संसद के बैठे लोग, उस पार्लियामेंट के बैठे लोग राजी हो जाए और संशोधन हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा प्रस्ताव पास होना। तो जो हम पंचम गणतंत्र की बात करते हैं तो इसके बदलाव को लेकर, यानी संविधान में बदलाव या परिवर्तन करना है तो इसके लिए कठोर व्यवस्था अपनाई गई है। तो हम कहेंगे पंचम गणतंत्र जो संविधान है वो कठोर संविधान है, क्योंकि इसके संसद में ये बात कर लेते हैं, इसके जो संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है, इसके संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रस्ताव 3/5 कह सकते हैं यहाँ पे बहुमत से पारित होना चाहिए। 3/5 बहुमत से पारित होना चाहिए, व्यवस्था इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं छठा पॉइंट कि भाई पंचम गणतंत्र संविधान की और क्या विशेषता है जो हमें ध्यान रखनी है। तो 5वीं विशेषता आप देखें, छठी विशेषता, सॉरी अपने पास जो छठी विशेषता है वह है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। बिल्कुल, हमारा जो संविधान है वो हमारी संविधान परिषद के द्वारा बना है, संविधान सभा के द्वारा बना है। तो इन संविधान सभा को किन्होंने बनाया था? इन संविधान सभा को आम लोगों के अंदर से चुने जाने, आम लोगों से चुने के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया है। तो इस तरह से हम बात करें, ये संविधान उनकी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, इन सभी लोगों की रजामंदी का परिणाम है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फ्रांस का जो 1940 का जो संविधान था उसकी बात, 1958 का संविधान भी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। संविधान का प्रथम अध्याय में भी प्रारंभ में ये कहा गया है, उसकी धारा 3 की संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इच्छा और शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही जनमत और उसको बदलाव कर सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है और आपको लिख देने हैं कि इसका जो संविधान की जो धारा है, धारा 3 में यही कहा गया है कि इस संविधान की अंतिम शोध और प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जनता में, और जनता अपने जनमत के द्वारा इस प्रभुसत्ता को बदल सकती है। तो इस तरह से जनता द्वारा बना ये संविधान है और जनता में पावर है। तो इस तरह से कहेंगे ये संविधान किस पे टिका हुआ है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता, यानी लोगों की पावर, लोगों की सत्ता के द्वारा ये संविधान बना है। तो अंतिम पावर या लोकप्रिय लोगों की प्रभुसत्ता के द्वारा ये संविधान बना है। ये प्रभुसत्ता का आधार है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, यानी लोगों की प्रभुसत्ता की वजह से ये संविधान मजबूत है। फिर बात करें नेक्स्ट, जो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं तो नीचे स्पेस आपको नहीं दिखेगा, तो मैं ऊपर वाले कुछ एक पॉइंट है वो आपको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए अच्छे से। तो नेक्स्ट बात करते हैं संविधान, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें कि हम बात करें पंचम गणतंत्र संविधान की विशेषताओं की, तो इस संविधान में वहाँ के लोगों को अधिकार भी दिए हुए हैं। जैसे भारत के लोगों को संविधान की धारा, संविधान की जो भाग है, भाग हम बात करें 3 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर संविधान का अपने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वैसे ही फ्रांस के संविधान में उनके लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, क्योंकि हर देश के संविधान में मौलिक अधिकार होना अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम इनके संविधान की बात करते हैं और संविधान के अधिकारों की बात करें तो इनके संविधान के अधिकारों की बात 1789 क्रांति के दौरान जो अधिकारों की घोषणा हुई थी, यानी उस समय अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, तो वो अधिकार घोषणा पत्र ही आज के इनके संविधान का एक आधार है। यानी वर्तमान में उन्हीं चीज़ों को परिलक्षित किया गया है। यानी फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो कब से है, 1789 के संविधान से, यानी 1789 की जो व्यवस्था, जो क्रांति हुई थी उस समय जो लोगों को जो पूरी तरह से अधिकार व्यवस्था दी गई थी वही व्यवस्था इसमें शामिल है, यानी इनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर बात करें संसदात्मक अधिनियम शासन व्यवस्था का समन्वय है, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। संसदात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि एक संसदीय रूप होता है जिसमें, जैसे अपने बात करें भारत की लोकसभा, राज्यसभा और उसका जो, यानी कह सकते हैं संविधान के द्वारा पावर तो राष्ट्रपति को दिया होता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो व्यवस्था है देश के संचालन की व्यवस्था वो संसद चलाती है। तो ये होगी संसदात्मक व्यवस्था। एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसमें भी जैसे हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, संसद होती है, उसी तरह यहाँ पे भी एक संसद हो सकती है, लेकिन वास्तविक जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होता है, तो वो अध्यक्ष होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होता है, उसकी मंत्रिमंडल अलग होती है। तो इस तरह से बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था, जैसे ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था अपनाई की संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, अमेरिका में है, लेकिन फ्रांस के गणतंत्र में इन दोनों का मिला जुला रूप है। यानी फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों तरह की शासन व्यवस्था के गुणों का समन्वय किया गया है। तो इसमें जो इनकी व्यवस्थापिका कार्यपालिका वो भी कार्य संचालित करती है, उसका जो प्रधान है उसको भी पावर उतना ही दिया गया है। तो दोनों का मिला जुला रूप है यहाँ पे मजबूत और परिलक्षित होता है। और यहाँ का एक जो अनुच्छेद है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिमंडल होती है किसके प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह अनुच्छेद 49 और 50 में फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है। यानी दोनों चीज़ें हैं, इसका प्रतिनिधित्व करेगी, इसको साल संभाल भी करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बदलाव जैसा संविधान है, जो मतलब मजबूत संविधान है, दोनों तरह की व्यवस्था इसमें शामिल है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। फ्रांस का जो संविधान है उसमें शक्ति, जैसे आपको पता होगा, शक्ति विभाजन जरूरी है, क्योंकि एक केंद्र होता है और केंद्र के द्वारा उनकी शक्तियों का बंटवारा राज्यों में होना चाहिए, ताकि राज्य भी अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था चला सके और केंद्र भी चला सके। लेकिन अगर शक्तियों का विभाजन न किया जाए और केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए तो राज्य अपंग हो जाएंगे, राज्य फिर विरोध करेंगे बार बार, क्योंकि उन्हें उतनी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह से सबसे बड़ी शासन व्यवस्था वही है जहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। यानी केंद्रीकरण व्यवस्था होती है लेकिन पूरी तरह से मजबूत ना होकर उस शक्तियों का, केंद्र की शक्तियों का बंटवारा उनकी इकाइयों के मध्य होना चाहिए। उनकी राज्य की जो इकाइयाँ होती हैं उनमें वो शक्तियाँ बटी होनी चाहिए। तो वैसा ही रूप है यहाँ पे भी है, फ्रांस में भी उनमें शक्ति विभाजन किया हुआ है। यानी पहले से संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई है कि शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। अब किस तरह से विभाजन किया गया मैं आपको बता देता हूँ। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का विधिवत रूप से प्रतिपादन करने वाला विचारक कौन था? मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रेंच विचारक था। फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा और संविधान द्वारा इस सिद्धांत को प्रभाव पड़ना आवश्यक था। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत की व्यवस्था की गई थी। चौथे संविधान में शक्ति विभाजन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया था, लेकिन
5वें संविधान की जब स्थापना हुई तो इस संविधान में कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों का कार्य क्षेत्र अलग कर दिया गया और कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा न होकर सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और साथ ही साथ वहाँ की न्यायपालिका न्याय व्यवस्था है उनकी व्यवस्था भी अलग है। तो अब इस तरह से बात करें कि यहाँ पे पहले से शक्ति विभाजन किया गया है ताकि शासन व्यवस्था सही से संचालित हो, न तो राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली होगा और ना वहाँ की संसद व्यवस्था होगी, और इस तरह से उनकी व्यवस्था का बराबर यानी शक्ति का जो भार है वो बराबर सबको बांटा गया है। तो ये जो संविधान है इसने ही ये व्यवस्था की है कि शक्तियों का विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। नेक्स्ट बात करें हम तो इंपॉर्टेंट आता है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता, बिल्कुल संवैधानिक यानी संविधान के अंतर्गत उनको दर्जा दिया गया। जो जितने भी यहाँ पे दल हैं फ्रांस के अंतर्गत उन्हें संविधान के अंतर्गत मान्यता दी गई, यानी संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त दल हैं तो वे वहाँ की राजनीति यानी वहाँ के लोकतंत्र को बहु को भी निभा पाते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि वर्तमान समय में सभी प्रजातंत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इन देशों में राजनीतिक दल इस दृष्टि से संविधानोत्तर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। संविधानोत्तर का मतलब क्या होता है मैं आपको चीज समझा देता हूँ यहाँ पे एक बार। कोई चीज होती है संविधानेतर, क्या होती है? संविधानेतर। और एक होता है संविधान में निहित। तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान बनने के बाद कोई व्यवस्था की गई है, कोई नई विभाग की स्थापना की गई है, कोई नया बदलाव किया गया और उसको संविधान में जोड़ दिया गया है। तो संविधान बनने के बाद कोई नई व्यवस्था, नया कानून बना है या फिर नई व्यवस्था या एक नए विभाग की स्थापना की है, वो हर बार बनेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई विभाग जो संविधान बनने के बाद उसको बनाया है तो वो व्यवस्था या वो विभाग कहलाता है संविधानेतर। लेकिन फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त, यानी जब संविधान बना था उसी समय उस दलों को मान्यता दी गई थी, संवैधानिक मान्यता, यानी वे संविधान बने तब दल बने थे। ऐसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त दल वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं संविधान की धारा 4 में स्पष्ट कहा गया है कि मताधिकार के अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होते हैं। यानी लोग अपने मत का मूल्य का उद्देश्य कब जानेंगे? जब राजनीतिक दल अपने चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पिकल ने कहा है कि प्रथम बार गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों का केवल नाम ही नहीं लेता वरन राजनीतिक दलों के स्वाभाविक रूप में उसे मान्यता भी प्रदान करता है। तो इस तरह से मैंने 10 यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पंचम गणतंत्र संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया है जो आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर और एक चीज़ बताना चाहूँ तो संविधान का जनतंत्रीय गणतंत्री रूप सामने है। संविधान जो फ्रांस का जो संविधान है पंचम गणतंत्रीय, वो गणतंत्र का रूप है, यानी यहाँ की जो शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट सुना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ का प्रमुख जो नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है, वह निर्वाचित होता है, यानी गणतंत्र। और जनतंत्र क्योंकि उसको डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इस तरह से हमने फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान की विशेषताओं को बहुत ही बखूबी अच्छे से जाना है। एग्जाम में अगर आपके इससे संबंधित प्रश्न आए तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हमने यहाँ पे किया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।